हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो अभी तक हमने जो है यूनिट फर्स्ट कवर कर ली है, यूनिट थर्ड कवर कर ली है, यूनिट फोर्थ हम चल रहे हैं। तो आज जो हम आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से ही रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो फटाफट स्क्रीन में चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमारे पास इस पिरामिड के अंदर 3 टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैं। पहली जो हमें दिख रही है उसको हम कहते हैं स्प्लिट फेज टाइप। तो दूसरी जो हमारी है वो है कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट में 3 कैटेगरीज हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन और परमानेंट कैपेसिटर। अब तीसरी है शेडेड पोल। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इन मोटर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट से, और ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है। तो देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी हमारे पास है वो है स्प्लिट फेस। तो सिंपल देखिए, जैसे कि आपको शब्द कह रहा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं और इनको हम सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्प्लिट फेज वाले में, देखिए सिंपल इसका अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास सिंपल डायग्राम है। देखिए, हमारी जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर है सिंगल फेज, यानी सिंगल फेज सप्लाई में चल रही है, फेज और न्यूट्रल, जो कि हमारे पास है 230 वोल्ट आरएमएस। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 2 वाइंडिंग्स हैं। तो ये मैं स्टेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये मेरा रोटर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर का और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सेम होता है मोस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाइज। तो ये आपके पास जो है ये बेसिकली आपका एक स्क्विरल केज रोटर है। ठीक, अब हमें इस रोटर को घुमाना है। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं सप्लाई वोल्टेज इस मोटर को दे रहा हूँ 230 वोल्ट। लेट अस सपोज ये मैं कह रहा हूँ V से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, V इज इक्वल टू 230 वोल्ट है, ठीक है, और AC सप्लाई है। तो यहाँ से मान लीजिए टोटल करंट मोटर I ले रही है, तो ये करंट डिवाइड हो जाएगा इस नोड A पे। कुछ करंट हमारा जाएगा, जो जाएगा हमारा किसको, मेन वाइंडिंग को। देखिए यहाँ पे 2 वाइंडिंग्स हमने यूज़ करी है स्प्लिट फेज में, एक मेन वाइंडिंग है और एक है हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक, तो हमने क्या किया है, इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट फेजिंग किससे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। और अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, 2 करंट्स डिवाइड होंगे। एक करंट जाएगा मेन वाइंडिंग में, जिसको मैं IM से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक करंट जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में, जिसको मैं IS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब दोनों करंट्स में आप खुद सोचिए कि कहाँ पे करंट वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगा। देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा वोल्टेज का फेज़र है 230 वोल्ट, तो IM करंट ज़्यादा लैग करेगा कि IS ज़्यादा करेगा। देखिए, ये जो लोड है, ये वाला जो लोड है अभी इस
पर्टिकुलर ब्रांच की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो लोड है ये RL लोड है, इसमें रेजिस्टेंस मिक्स है, ठीक है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस मिक्स होने की वजह से जो करंट IS है वो सप्लाई वोल्टेज से कम लैग करेगा, ठीक है। यानी मेरा IS का फेज़र ये आएगा। बट IM क्योंकि प्योरली इंडक्टिव लोड है, इसलिए ये जो फेज़र है ये हमारा इस पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा रिजल्टेंट करंट आएगा इन दोनों फेज़र्स का, IS और IM का जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो कहीं मुझे यहाँ पे मिलेगा I। तो मैं ये कह सकता हूँ कि IS और IM के बीच में जो एंगल है वो अल्फ़ा है, इसको हम कहते हैं टॉर्क एंगल। तो यहाँ पे IS और IM के बीच का एंगल बहुत स्मॉल मिलेगा हमें, क्योंकि हम इन दोनों में फेज़ डिस्प्लेसमेंट किसकी मदद से पैदा कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस को लगा के कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखें दोनों वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ़ टर्न्स सेम है, ठीक है। बट हमने रेजिस्टेंस ऐड किया तो क्या हुआ, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट जा रही है वो इस वोल्टेज से कम लैग कर रही है एज़ कम्पेयर टू मेन वाइंडिंग के करंट, ठीक है। तो दोनों में फेज़ डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया, और इस फेज़ डिस्प्लेसमेंट अल्फ़ा की वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक टॉर्क जनरेट हुआ, जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इज़ इक्वल टू K IS IM साइन अल्फ़ा। तो ये टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन IS एंड IM के। तो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा बनता है, अबाउट अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 5 to 10 डिग्रीज होती है, सॉरी 30 डिग्रीज, 5 to 10 ही 30 डिग्रीज़ के आसपास होती है। तो ये बहुत कम टॉर्क जनरेट कर पाता है, ठीक है, उतना ज़्यादा टॉर्क नहीं जनरेट करता स्प्लिट फेज टेक्निक से, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये मोटर आपकी कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, कहाँ पर हम इन मोटर्स को यूज़ कर सकते हैं, तो स्प्लिट फेज टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली आपकी जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो फैंस होते हैं, ठीक है, उनमें इन मोटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स और फैंस। देखिए यहाँ पे हम दो करंट्स के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? तो ये पहली टेक्निक होगी स्प्लिट फेज। अब हम आते हैं कैपेसिटर स्टार्ट में। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट सिंपल है। देखिए कैपेसिटर टाइप, अब आपका कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें, इसमें 3 कैटेगरीज है हमारे पास। पहली कैटेगरी है कैपेसिटर स्टार्ट, जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है सबसे पहला। दूसरा है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, और तीसरा है परमानेंट कैपेसिटर। ठीक, तो अभी कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब क्या है, सिंपल है। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट, हमने यहाँ पे क्या किया है, जो प्रीवियस डायग्राम था बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा, बट जो रेजिस्टेंस है उसको एक हम कैपेसिटर से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए सिंपल सेम डायग्राम बनेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर आ जाएगा और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच आ जाएगा। अब ये कैपेसिटर स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। ठीक, देखिए अब कैसे काम करेगा, सिंपल लॉजिक है। देखिए इसमें आप यहाँ से वोल्टेज V दे रहे हैं, IS में करंट और I मेन वाइंडिंग में करंट। अब देखिए कैसे मोटर घूमेगा, सिंपल है। देखिए ये रोटर है आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर CS को हमने कनेक्ट कर दिया है।
और ये कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम पे ही कनेक्ट होगा, यानी ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमने यहाँ यूज़ किया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसका काम क्या है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा जैसे ही मोटर हमारी 75% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड में पहुँचेगी। ठीक है, ये स्विच हमारा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और कैपेसिटर सर्किट से बाहर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग के लिए हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्टेड नहीं है तो हम कोई भी सस्ता कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक, तो सिंपल देखिए, अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, यहाँ पे भी वही चीज़ होनी है। जो सप्लाई वोल्टेज हमारे पास वो सिंपल है, देखिए अगर V हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, अब यहाँ पे IM जो करंट है वो तो लैग करेगा क्योंकि इंडक्टिव लोड है, बट कैपेसिटर क्या करेगा, लीड करेगा करंट को। अब कैपेसिटर के साथ प्योर कैपेसिटर तो है नहीं क्योंकि इंडक्टेंस मिक्स हो गया है, इसलिए पूरा 90 डिग्री लीड ना करके IS करंट फाई एंगल लीड करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, देखिए IS और IM के बीच में जो ये अल्फ़ा है अब ये बढ़ चुका है, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 80 डिग्री की हो गया है। तो पिछले वाले में अल्फ़ा कम था इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क कम जनरेट होता है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट होगा KIS IM साइन अल्फ़ा की, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स में। समझ में आ गया, एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज टाइप। दूसरी है हमारे पास कैटेगरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंपल है, देखिए सेम चीज़ होगी, सेम डायग्राम बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में सिंपल डायग्राम बनेगा। अब ये कह रहा है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, इसको हम 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटर लगे होंगे। 2 कैपेसिटर का मतलब है सेम डायग्राम बट स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में होंगे, और 2 कैपेसिटर मतलब एक CS और उसके साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच K। ठीक है, और ये CS हो गया और ये आपका हो गया रनिंग कैपेसिटर CR। ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग हो गई, और ये आपकी हो गई मेन वाइंडिंग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, हमारे पास सिंपल स्टार्टिंग टाइम पे क्या होगा, जो नेट कैपेसिटेंस सर्किट में होगा वो CS प्लस CR होगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच K होगा क्लोज। जैसे ही मोटर घूमेगा, मोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड में पहुँचेगी, एक स्विच K क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, CR। तो हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा सर्किट में तो ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा, और रनिंग कंडीशन में कम मिलेगा, मगर कैपेसिटर दोनों कंडीशन में ही सर्किट में कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मोटर का पावर फैक्टर इम्प्रूव करेगा। पिछली वाली मोटर में क्या था, कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे कनेक्टेड था क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच K ओपन हो जा रहा था तो कैपेसिटर सर्किट से हट जा रहा था। इसका मतलब है रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर मोटर का पुअर रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर मोटर का अच्छा रहेगा। समझ आ गया, तो ये कहलाती है 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर्स। इसके बाद हमारा थर्ड कैटेगरी आती है, वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर्स। परमानेंट कैपेसिटर सिंपल है, देखिए परमानेंट कैपेसिटर में क्या होगा, ये डायग्राम रहेगा परमानेंट कैपेसिटर का, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा ही नहीं, ये कैपेसिटर C हमेशा सर्किट में रहेगा। और ये आपको पता है कहाँ यूज़ होती है, सिंपल आपके सीलिंग फैंस, जितने भी आज की डेट में हम सीलिंग फैंस यूज़ करते हैं उसमें आपको पता होगा ये वाला हम कंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर्स। ठीक है, सीलिंग फैन में हमारे जो कैपेसिटर होता है वो रनिंग कैपेसिटर होता है, यानी हम जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वो एक तरीके से उसका जो रेटिंग होती है वो कंटिन्यूस रेटिंग के हिसाब से आता है, शॉर्ट टाइम रेटिंग के हिसाब से नहीं आता। समझ में आ गया।
क्लियर है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कैपेसिटर जो है उसमें करंट हमेशा पास होगा, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो कहलाता है हमारे पास बेसिकली सीलिंग फैंस में ये यूज़ होता है। तो परमानेंट कैपेसिटर टाइप मोटर्स यूज़ होती हैं बेसिकली सीलिंग फैंस में, ठीक है। और लास्ट हमारे पास आती है जो है बेसिकली शेडेड पोल इंडक्शन मोटर्स। तो देखिए डायग्राम से आपको मैं दिखा रहा हूँ, स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर सिंपल है, एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ, ये रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये फेजर डायग्राम आपको बना दिया इन्होंने। ये कैपेसिटर फेज स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स है, देखिए कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्टेड है, इसने सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट दिखाया है, कैपेसिटर रन नहीं दिखाया है। और ये लास्ट हमारे पास है शेडेड पोल। शेडेड पोल पर अगर आप देखेंगे सिंपल हमारे पास क्या होता है, शेडिंग कॉइल यूज़ होती है। तो ये वाली जो मोटर होती है ये बेसिकली यूज़ होती है जो बच्चों के खिलौने आते हैं उनमें यूज़ होती है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, एक शेडिंग कॉइल है, और क्या होगा देखिए यहाँ पे दो फ्लक्स बनेंगी, एक फ्लक्स तो वो होगी जो आपकी मेन कॉइल से पास हो रही है। तो मान लीजिए आपके पास, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास आप जो यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं वो ऐसी दे रहे हैं, ये सप्लाई आपने कहाँ पे दी है, मेन कॉइल पे, ठीक है। शेडिंग कॉइल में जो फ्लक्स जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, देखिए शेडिंग कॉइल में क्या होगा कि अगर हम इस पर देखते हैं, ये हमारे पास शेडिंग कॉइल है, इसमें लेट्स से इस तरीक़े का केस है, अगर हम देखें, ठीक है। तो लेट अस सपोज हम ये कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हम देखें तो इस तरीके का हम साइकिल ले लेते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं ओ, ए, बी और सी पॉइंट पे, 3 पॉइंट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ओ ए पोर्शन में सप्लाई वोल्टेज हमारी बढ़ रही है, ठीक। तो लेंज लॉ के हिसाब से जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखिए लेट अस सपोज हम ये मान रहे हैं कि ये हमारे पास, लेट अस सपोज हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास जो है देखिए सिंपल है, इसको हम देखते हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज ये हमारे पास पोल है, ठीक, और इस पोल में ये शेडिंग कॉइल है। अब देखिए ओ ए पोर्शन में जो हमारी फ्लक्स है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है जो भी करंट, जो भी फ्लक्स हमारी इस शेडिंग कॉइल से पास होगी, तो इसमें जो बेसिकली करंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और जो करंट बहेगी वो करंट कम होनी चाहिए, क्योंकि लेंज लॉ के हिसाब से जो भी करंट इंड्यूस होगी वो उस कॉज को अपोज करेगी जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ओ ए पोर्शन में हमारा जो मेन सप्लाई की वोल्टेज जो बढ़ रही है, यानी फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो घटना चाहिए। तो हमारी जो फ्लक्स की लाइन से देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने घटना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ रहा है तो ये घटाएगा, तो घटाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो शेडिंग कॉइल है उसमें जो फ्लक्स की लाइंस होंगी वो घटेंगी। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बना दी और यहाँ पे 4 बना दी, ठीक। तो हमें क्योंकि ओ ए पोर्शन में जो मेन वोल्टेज जो बढ़ रही है, तो शेडिंग कॉइल में जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो घटेगा एज पर लेंजेस में, ठीक। अब ए बी पोर्शन की बात करें अगर हम, ए बी पोर्शन में देखिए जो मेन फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, यानी शेडिंग कॉइल में कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो बराबर होगा दोनों तरफ, यानी यहाँ भी लेट्स से आपने कहा 3 फ्लक्स लाइन्स बना दी और यहाँ भी 3 फ्लक्स लाइन्स बना दी, ठीक। अब अगर हम थर्ड पोर्शन देखें बीसी में अप्लाइड वोल्टेज हमारी रिड्यूस कर रही है, तो शेडिंग कॉइल में जो भी वोल्टेज इंड्यूस होगा वो फ्लक्स लाइंस वो बढ़ेगा, यानी फ्लक्स लाइंस यहाँ पे ज़्यादा होंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 बना दिए और यहाँ सिर्फ 2 बनाई,
अब अगर आप डायग्राम नंबर 1 को डायग्राम नंबर 3 से मैच करें तो आप ये पाते हैं कि जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है शेडिंग कॉइल में, पहले 2 था और अब कितना हो गया, 4 हो गया। यानी जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका वो अनशेडेड पोर्शन से शेडेड की तरफ मूव कर गया। देखिए पहले डायग्राम में फिगर 1 में ज़्यादा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन था अनशेडेड पोर्शन में, बट फिगर 3 में क्या हुआ है, शेडिंग कॉइल लगाने की वजह से फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो गया है अनशेडेड से शेडेड की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक टॉर्क ऐड करेगा मोटर पे, रोटर पे, ठीक है, जो रोटर को क्या करेगा, मूव करेगा या इनर्शिया देगा। बट अब आप सोच सकते हैं कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स की वजह से हो रहा है इन द नॉन शेडेड पोर्शन एंड शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे ना ही हमने कोई कैपेसिटर लगाया, ना ही कोई रेजिस्टेंस लगाया, ठीक, स्प्लिट फेजिंग करने में हमने सिर्फ क्या किया, शेडिंग कॉइल यूज़ करी। तो यहाँ पे ये मोटर्स जनरली यूज़ होती हैं उन एप्लीकेशन में जहाँ पे बहुत छोटा स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर आपके बच्चों के खिलौने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ पे रोटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या रोटर का वेट में बहुत कम है, जैसे लैपटॉप के फ़ैन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे रोटर लाइट वेट का होगा। ज़्यादातर बच्चों के खिलौनों में आप इस मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली सिंपल मोटर कहलाती है, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, जो बेसिक आप कह सकते हैं कि एक तरीका है। और इन मोटर्स की जो रेटिंग होती है ये भी बहुत कम होती है, यानी 1/20 हॉर्स पावर की रेटिंग्स में ये मोटर्स आती हैं, 1/20 हॉर्स पावर की रेटिंग्स में, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी भी पुअर होती है, टॉर्क भी पुअर होता है एज द प्रीवियस मोटर्स, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर्स में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एफिशिएंसी अच्छी आएगी नहीं, पावर फैक्टर भी पुअर रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक 3 टाइप की कैटेगरीज़ हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में जो आपने याद रखना